ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को कंडक्टर की हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं तो भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, और अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो भी कोई उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, दूसरा केस, किसी भी कंडक्टर की सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलरली टच करती हैं, हमेशा परपेंडिकुलरली टच करती हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि अगर परपेंडिकुलर नहीं टच करेंगी तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी आती है कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी, चार्ज हमेशा सरफेस पर होता है कंडक्टर की रिपल्सन की वजह से, आपको मैंने बताया था। फोर्थ प्रॉपर्टी भी मैंने बताई कि कंडक्टर के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, इसलिए अंदर की जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल बन जाती है। फिर पांचवी प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक पढ़ी थी, पांचवी प्रॉपर्टी तक, कि कैविटी के अंदर अगर किसी कंडक्टर चार्ज कंडक्टर है तो उसके अंदर अगर कोई कैविटी बना देगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को नहीं मिलती है, और इस तरह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का काम करती है। तो अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर बैठ जाएं तो हम लोगों के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। सिक्स प्रॉपर्टी, सबसे आखिरी प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है जरा देखेंगे। सिक्स प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर is sigma divided by epsilon naught. Electric field at the surface of charge conductor is sigma upon epsilon naught. कोई भी शेप का कंडक्टर हो, जैसे मान लो कुछ ऐसे सरफेस है हमारे पास और इसमें चार्ज फैला हुआ है कुछ यूं, ठीक, इस चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पर कहीं भी नियर पॉइंट पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, जबकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, एक सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए, मान लो इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है या नहीं, तो हम लोग क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पास करवा देते हैं। गॉस थ्योरम से हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसे पास करवा देंगे। ठीक, जैसे याद करो हम लोगों ने एक थिन प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, थिक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, वैसे ही कंडक्टर के चारों तरफ अगर कोई चार्ज फैला हुआ है, ठीक है ना, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखनी है, तो उसकी चर्चा हम लोग कैसे करेंगे। तो एक सिलेंडर पास करवा दिया जो इसी पी पॉइंट से पास हो रहा है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो कि यहाँ से भी पास हो रहा होगा ना सिलेंडर अंदर से, तो ये जो एरिया है ये ए है, तो ए एरिया है तो इसका भी एरिया ए हो जाएगा और इसका एरिया भी ए हो जाएगा। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बाहर की तरफ मिलेगी ई वेक्टर, और एरिया सरफेस जो है आउटवर्ड होगा ए वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों बाहर है, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो, क्योंकि अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है। क्लियर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, और ये एरिया ए है, ये एरिया ए है, ये भी एरिया ए है, क्योंकि ऐसे ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पास हो रही है। तो शायद आपको एक बात तो याद होगी पुरानी, वही है ना, कि कितनी सरफेस है पहचानो, एक सरफेस, दो सरफेस और तीन सरफेस। हमें फ्लक्स ढूंढ के निकालना है, तो मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पी पॉइंट पे, तो हमने कहा था किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, तो बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम। ठीक है, वो कहता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस थ्योरम, है ना, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब टोटल फ्लक्स कितनी सरफेस है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप नजर डालो, ये जो थर्ड सरफेस है, कहीं भी सरफेस कर्व सरफेस है, तो एरिया वेक्टर ऑब्वियस सी बात है बाहर की तरफ होगा, कहीं भी बना लो, चाहे यहाँ बना लो तो भी एरिया वेक्टर आउटवर्ड हो। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अंदर पॉजिटिव चार्जेस, लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही होगी। ये मैंने बात बहुत बार बताई है कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड बाहर होगी। तो बताओ थर्ड सरफेस से फ्लक्स 0 होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स हो जाएगा ई ए cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए थर्ड सरफेस से फ्लक्स तो 0 हो गया। अब जरा फर्स्ट सरफेस से बात करें और सेकंड सरफेस से बात करें। सेकंड सरफेस के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ई ए cos थीटा तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ई ही 0 है, ई 0 है क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो 0 इंटू ए cos थीटा होता भी तो आंसर 0 आता। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 है, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो फील्ड, बिकॉज inside conductor नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, है ना, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। थर्ड सरफेस हो गया, सेकंड सरफेस हो गया। फर्स्ट सरफेस की बात करें, फर्स्ट सरफेस कौन सी है, ये वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है और एरिया वेक्टर भी बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, अगर एरिया वेक्टर भी बाहर है तो ई और ए पैरेलल हो जाएगा, तो लिख दूंगा ई ए cos 0 डिग्री, इसलिए हो जाएगा ई और ए। देख सकते हो आप डायग्राम में मैंने दिखाया सारी चीजें कि देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और एरिया वेक्टर भी बाहर है। ये वो वाला पोर्शन है जिसमें चार्ज फंसा हुआ है, एक्चुअली सरफेस पे यहीं तो चार्ज फैला हुआ है, तो इस पोर्शन का हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, हर एक सरफेस से फ्लक्स निकाला। तो अगर हम टोटल फ्लक्स देखें तो ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला ई ए, तो टोटल फ्लक्स ठीक है बेटा। तो देखो टोटल फ्लक्स निकालते, तीनों को ऐड कर देंगे हम। तीनों को अगर हम ऐड करें ना, तो इसको तीनों को ऐड करो, तो टोटल फ्लक्स हो गया ई ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू टोटल चार्ज कितना होगा, इसके अंदर जो चार्ज फंसा हो, एरिया ए है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एरिया, इतने पार्ट का एरिया ए है। याद करो मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी से चार्ज निकालना सिखाया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी में एरिया का मल्टीप्लाई कर दो उतने पोर्शन की जितने में चार्ज फंसा हुआ है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा चार्ज सिग्मा इंटू ए, ये टोटल चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका एरिया कितना है ए, तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो ए ने ए को मार दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या किया, हमने ये बताया कि किसी कंडक्टर के चारों तरफ कहीं भी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों होती है, बिकॉज वी हैव टू पास अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस थ्रू द कंडक्टर। तो जब कंडक्टर से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पास करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे गॉस थ्योरम का, टोटल फ्लक्स इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेसेस देखो 1, 2 और ये 3 सरफेस है, इनका जो सम होगा दैट इज सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट सरफेस की बात करें तो ये फर्स्ट सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और एरिया वेक्टर भी बाहर, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं इसलिए इनके बीच का एंगल 0 बन जाएगा। इस वाले इस थर्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल 90 डिग्री, तो आप समझ सकते हो फ्लक्स हो जाएगा ई ए cos 90 की वैल्यू 0। अंदर अगर पोर्शन में जाओ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो अगर हम ई ए cos थीटा लगाएं भी तो ई 0 हो जाने की वजह से सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो बच्चों इससे तो कोई फ्लक्स नहीं आ रहा है,
इस वाले कर्व सरफेस से भी कोई फ्लक्स नहीं आ पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया परपेंडिकुलर है। लेकिन जो ये वाली सरफेस है इससे फ्लक्स आ रहा है EA और cos 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू 1, तो EA आ गया फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या आया, EA 0 और ये 0 ऐड कर दिया, EA आ गया इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू दैट इज चार्ज, सिग्मा क्यू दैट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया। तो ये आ गया हमारा सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आ गया, ये टोटल चार्ज है। कहां चार्ज आया है, इस पोर्शन में चार्ज फंसा हुआ है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस पोर्शन का एरिया A है तो इसका जो चार्ज होगा वो सिग्मा इंटू इस पोर्शन का एरिया A होगा, तो सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो इस तरह से फ्लक्स निकल आएगा। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर्टी थी मतलब कंडक्टर की सबसे आखिरी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस क्या होता है उसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कैसे हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर देखते हैं जरा। कैपेसिटेंस कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का कैपेसिटेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चों कैपेसिटेंस का मतलब होता है टू एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस जो होता है एबिलिटी होती है टू स्टोर द चार्ज, ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज ऑन द सरफेस। कंडक्टर भाई ये जो कैपेसिटेंस होता है वर्ड ये नाम कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी से है। तो कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, है ना। तो एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल इज नोन एज कैपेसिटेंस। जैसे इसके ऊपर हमने चार्ज स्टोर कर दिया तो ये कैपेसिटेंस है, ठीक। कैपेसिटेंस को अगर हम और समझना चाहें, कलर फेंट हो रहा है सर, हैं कलर फेंट हो रहा है सर, कैमरा थोड़ा साफ कर लो। ठीक है, माइक बंद कर लो। किसी क्लॉथ से कर लो वरना सर वीडियो में फेंट आ रहा है। यार अभी तो यहाँ तो सही आ रहा है। सर पहले से तो सही है। ठीक है, आवाज बंद करो, स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज इसको स्टोर करने की एबिलिटी, जैसे हर एक इंसान की एबिलिटी अलग होती है। जैसे कोई 10 रोटी खा लेता है, कोई 2 ही रोटी खाता है, तो उसकी कैपेसिटेंस 2 रोटी की है, किसी की 10 रोटी की है। तो कंडक्टर का कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि अपने सरफेस पर कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक। टू एबिलिटी स्टोर द चार्ज ओवर द सरफेस। मान लो किसी कंडक्टर को हम लोगों ने क्यू चार्ज देना स्टार्ट किया, एग्जांपल के लिए मान लो हमने किसी कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया, ठीक।
और जब हम उस कंडक्टर को क्यू चार्ज दे रहे हैं तो आपको भी पता है उसमें पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि सभी को पता है कि जैसे जैसे हम क्या चार्ज देते जाते वैसे वैसे किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ सकता है। वो वजह है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। तो जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो Q इज इक्वल टू क्या जाएगा, CV। Q इज इक्वल टू क्या जाएगा, CV। Q क्या है यहाँ पर, चार्ज, C क्या है, कैपेसिटेंस, V क्या है, पोटेंशियल। ठीक, C कैपेसिटेंस और V पोटेंशियल। तो ये जो C लिखा है इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर हम इसको C को निकालें तो Q डिवाइडेड बाई V हो जाएगा, है ना। तो Q डिवाइडेड बाई V दैट इज C। तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, मतलब कंडक्टर को चार्ज और पोटेंशियल दोनों का रेशियो है कैपेसिटेंस। एक फिजिक्स में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी अभी तक दुनिया में कंसेप्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वजह से राइज हुए हैं, वो कभी भी उन चीजों पे डिपेंड नहीं करते, उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते जिनकी वजह से वो पैदा हुए हैं। एग्जांपल, जैसे कि इंसान अपने घर वालों की बात नहीं मानता। एक छोटी सी बात, यहां देखो जरा, Q और V, C के मम्मी पापा हैं Q और V, लेकिन देखो C जो है ना वो Q पे डिपेंड करेगा ना V पे। कुछ कहने लगे यार कैसी बातें कर रहे हो, Q और V को डिवाइड करने पे तो C आया है। बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब हम Q बढ़ाते हैं तो V भी बढ़ जाता है, ताकि दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। इसी वजह से Q की वैल्यू या V की वैल्यू चेंज करने से हमें चेंज दिखता नहीं है C पर, क्योंकि वो अपने आप ऑटोमेटिक किसी कंडक्टर के ऊपर चेंज हो जाता है, Q के बदलने के साथ V भी बदल जाता है, इसलिए फिर से रेशियो कांस्टेंट रहता है। ये बात आप लोगों ने 10th क्लास में एक बार और पढ़ी थी जब ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में टीचर पढ़ाता है कि V प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम साइड में दिखाएं, साइड में थोड़ा सा दिखाएं, तो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था V प्रोपोर्शनल टू I दैट इज ओम्स लॉ। और फिर टीचर ने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो I इंटू आर लगाया, और टीचर ने बोला कि बेटा ये R जो है वो रेजिस्टेंस है, और मैंने लिखा V डिवाइडेड बाई I, और मैंने कहा बट R डज नॉट डिपेंड ऑन V अपॉन I। क्यों, जैसे V बढ़ेगा वैसे ही I बढ़ जाती है, इस तरह से रेशियो फिर से फिक्स हो जाता है। इसी वजह से रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे नहीं डिपेंड करता। और अगर आप भूल गए हो, एक फॉर्मूला होता है रो, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, L डिवाइडेड बाई A। तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर, एरिया पर और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। ये बात हमने पढ़ी थी, और यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि जो ये जो C है ये Q और V की वजह से पैदा जरूर हुआ है, लेकिन Q और V पे डिपेंड नहीं करता। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि C डज नॉट डिपेंड ऑन, नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। Q और V पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। C किस पे डिपेंड करेगा अभी बता दूंगा, वो कंडक्टर की ज्योमेट्री पर, मतलब शेप और साइज पर, कंडक्टर के चारों तरफ के मीडियम पर, चारों तरफ कौन सा मीडियम है उस पे डिपेंड करेगा, शेप, साइज और चारों तरफ के मीडियम पे डिपेंड करेगा कंडक्टर का कैपेसिटेंस। अभी हम लोगों ने कंडक्टर की बात कर रहा हूं, कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं, कंडक्टर अलग चीज है और कैपेसिटर डिफरेंट चीज है। अच्छा, हम बात करेंगे आगे क्या क्या डिपेंड करता है, लेकिन एक बताओ, what is capacitance of a conductor? Ability to store the charge on the surface of conductor is known as capacitance, denoted by C। अगर हम किसी कंडक्टर को Q चार्ज दे रहे हैं और उसका पोटेंशियल वहां पर तब V है, प्रोपोर्शनलिटी टाइप पे फॉर्मूला बनेगा Q इक्वल टू CV। तो C की वैल्यू Q डिवाइडेड बाई V हो जाएगा। इसकी यूनिट होती है कूलम पर वोल्ट, एक यूनिट फैरेड, दूसरी यूनिट माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, पिको फैरेड, नैनो फैरेड, बहुत सारी देखो यूनिट। जब माइक्रो फैरेड की बात आती है तो 10 की पावर -6 फैरेड होगी। जब बात आती है मिली फैरेड की तो 10 की पावर -3 फैरेड हो गया। जब बात आती है नैनो फैरेड की, 10 की पावर -9 फैरेड हो गया। जब आती है पिको फैरेड की, पिको जहां लिखा होता है 12 होता है, मतलब 10 की पावर -12 फैरेड। ठीक, तो ये कुछ फैरेड इसकी बड़ी फेमस यूनिट है, लेकिन फैरेड जो है बहुत लार्ज यूनिट भी होती है, ठीक है। तो
एबिलिटी, किसी के अंदर चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है ना, वो है कैपेसिटेंस, वो है कैपेसिटेंस, एबिलिटी है वो, ठीक है। जैसे आगे पढ़ने को मिलेगा कैपेसिटर, कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है। जैसे आपका शरीर है कुछ, है ना, आपके शरीर में 2 रोटी खाते हो आप, तो आपकी कैपेसिटेंस 2 रोटी होगी। लेकिन कैपेसिटर क्या हो गया, जैसे आपका शरीर है तो वो कैपेसिटर है, और आपके शरीर के खाने की एबिलिटी जो है वो कैपेसिटेंस है। समझ गए, दोनों बातों में अंतर है। एंड कंडक्टर इज टोटली डिफरेंट, है ना। तो अभी हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अब बताओ, इस फॉर्मूले से भी एक डेफिनेशन बन सकती है कि नहीं? नॉन स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं उसको मानूंगा। तो क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल अराइज इन इट। मतलब कैपेसिटेंस of any conductor is defined as the ratio of charge given to the conductor with respect to potential difference arise in it। ठीक है, मतलब अरे वही डेफिनेशन कि भाई C जो है वो Q और V का रेशियो होता है, तो कंडक्टर को जो चार्ज दिया है और जो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हुआ है, उन्हीं दोनों का रेशियो जो होता है वो कैपेसिटेंस कहलाता है। तो C इज इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा। तो चार्ज गिवन टू द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल अराइज इन इट, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज व्हाट, कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू Q बाई V, Q चार्ज है, V पोटेंशियल है, दोनों को डिवाइड करा दो, कैपेसिटेंस निकल आएगा। यूनिट होती है फैरेड, माइक्रोफैरेड, मिलीफैरेड, नैनोफैरेड, पिकोफैरेड। जनरली आपको माइक्रोफैरेड इस्तेमाल होगा, दैट इज 10 की पावर -6, पिकोफैरेड होता है 10 की पावर -12, नैनोफैरेड होता है 10 की पावर -9 और मिलीफैरेड होता है 10 की पावर -3। तो ये था कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर। लिसन वंस अगेन, कंडक्टर की बात हो रही, कंडक्टर से ही अगला इंप्रूवमेंट हुआ कैपेसिटर की तरफ। लेकिन अब हम अगला जो प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं वो एक कंडक्टर का है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, कोई स्फेरिकल कंडक्टर, उसकी कैपेसिटी देखनी है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कंडक्टर हमारे पास कैसा होता है, सबसे पहले तो देखते हैं। ये स्फेरिकल कंडक्टर कुछ यूं होता है, देखो ये रहा स्फेरिकल कंडक्टर, और इसको हमने कुछ चार्ज दे दिया ऐसे, ठीक। इसकी ये सेंटर है और ये वाली कुछ दूरी है r, ठीक है। और इसको जो चार्ज मैंने दिया है वो बाहर से मैंने जो इसको चार्ज दे दिया है वो q दिया है, q चार्ज है। अब एक बताओ, अगर आप किसी कंडक्टर को q चार्ज दे दोगे तो उसकी सरफेस पर तो पोटेंशियल आ ही जाएगा और आप आराम से निकाल भी सकते हो, है ना। तो सबसे पहले पोटेंशियल देखते हैं। नाउ ड्यू टू चार्ज q, चार्ज प्लस q, पोटेंशियल at the surface of conductor। बेटा आप सरफेस ऑफ कंडक्टर पे पोटेंशियल निकालना पहले भी सीख चुके हो, बताओ क्या? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। याद करो, मैं एक दिन सिखा भी रहा था और मैंने उसका वीडियो भी डाल रखा है, अगर आप भूल गए हो तो देख लें। किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर पोटेंशियल निकालने का तरीका होता है कि चार्ज जो भी हो वो प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस दैट इज आर,
तो ये आर हो गया। लेकिन शायद ये आपको के पता होगा, ये होता है 1/4πε0। अगर चारों तरफ कंडक्टर के डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कुछ मान लो प्लास्टिक भरी हुई है, रबर भरी हुई है, वाटर भरा हुआ है या केरोसिन ऑयल भरा हुआ है, एट दैट केस ये के की वैल्यू जो लिख सकते हैं हम लोग 1/4πε0। और अगर डाइलेक्ट्रिक है तो स्मॉल के लिख सकते हैं, एंड दैट इज Q/R। इसको मैंने इक्वेशन ए मान ली, मतलब पोटेंशियल निकाल लिया सरफेस पर है। एंड सी इक्विवेलेंट क्या होता है, कहीं भी कैपेसिटेंस निकालना होता तो क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल अराइज इन इट। ठीक, तो अब बताओ चार्ज कितना गिवन है Q, और सिस्टम में पोटेंशियल कितना अराइज हुआ है 1/4πε0 के Q डिवाइडेड बाई R। तो ये Q से Q कैंसिल हो गया, 4πε0R। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4πε0R। 4πε0R। ठीक है ना। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कंडक्टर का निकल आया, मतलब इस कंडक्टर के अंदर कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होगा 4πε0 के इंटू आर। अब बेटा के की वैल्यू 1 हो जाती है, शायद आपको पता होगा, डाइलेक्ट्रिक चारों तरफ कुछ नहीं भरा, हवा है तो, है ना, तो वो तो सभी को पता है 4πε0R। अच्छा बच्चों, अब ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक्चुअली में 1/4πε0 की वैल्यू जब भी मैंने पढ़ी है वो पढ़ी है 9 × 10⁹ किस सिस्टम में, MKS में। ये 9 × 10⁹ पढ़ी है MKS सिस्टम में बच्चों हम लोगों ने, है ना। अब आप बताओ, अगर ये 9 × 10⁹ हम लोगों ने पढ़ी MKS सिस्टम में, तो 4πε0 की वैल्यू तो 1/9 × 10⁹ हो जाएगी। सो फॉर्मूला अगर चाहो तो आप ऐसा भी देख सकते हो, 4πε0 को लिख देंगे, ये हो जाएगा R इंटू 9 × 10⁹ फैरेड। ठीक, फैराडे एक अलग यूनिट है, फैरेड अलग यूनिट है। ठीक है, फैराडे इज डिफरेंट यूनिट एंड फैरेड इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग यूनिट है बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। तो ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हमारा फॉर्मूला। ठीक है, C इज इक्वल टू R/9 × 10⁹। इससे भी हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या है 4πε0 के इंटू आर। आपसे मैंने कहा था ना कि कंडक्टर की कैपेसिटेंस किसके, Q और V पे डिपेंड नहीं करती। देख सकते हो कंडक्टर की कैपेसिटेंस डिपेंड किसके पर कर रही है, रेडियस। रेडियस का मतलब होता है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर की कैपेसिटेंस पूछे किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि सर आपने कहा Q और V पे डिपेंड नहीं करती, तो किस पे डिपेंड करती है, तो हाँ बिल्कुल सही, Q और V पे डिपेंड नहीं करती, तो मैं आपको बता दूं डिपेंड करती है रेडियस मतलब शेप एंड साइज पर, क्योंकि रेडियस बढ़ेगा तो शेप भी चेंज होगा और साइज भी बदल जाएगा। शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। और के का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक, चारों तरफ कौन सा डाइलेक्ट्रिक भरा है, इन बात पर। अगर ये दोनों बातें अगर आपके फेवर में है तो समझ लेना सब कुछ सही है। शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम अराउंड द कंडक्टर, ये दो बातों पे डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस। ओके, तो फॉर्मूला कंडक्टर के लिए हम लोग ये लगा सकते हैं। ठीक, अब सीबीएसई के दो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, बताना बहुत जरूरी है, तो क्या है वो फॉर्मूला जरा देखते हैं।
ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये सीबीएसई ने एक पूछा, बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? अर्थ का कैपेसिटेंस क्या होगा? ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? तो अर्थ का कैपेसिटेंस क्या होगा निकालना है। तो कैपेसिटेंस अगर अर्थ का निकालना है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आखिरकार अर्थ का कैपेसिटेंस क्यों, क्योंकि कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है। शायद आपको पता होगा कि अर्थ इज ट्रीटेड एज अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो अगर अर्थ एक कंडक्टर की तरह ट्रीट होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका कैपेसिटेंस हो सकता है। अब आपको बता दूं कि अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। और अर्थ के चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है वो वैक्यूम या एयर होता है, एयर या वैक्यूम होता है। तो इसकी तो वैल्यू 1 हो गई। तो कैपेसिटेंस निकालना है तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू रेडियस R जो भी है वो रख देते हैं। अब आप दिमाग लगाओ, K की वैल्यू तो 1 हो गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और रेडियस जो हो गई R वो 6400 किलोमीटर हो गई 10 की पावर 3, दैट इज C इक्विवेलेंट आ गया। तो ये हो जाएगा 6400 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9, तो हो जाएगा 6400 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 9। सॉल्व करोगे इसको 712 माइक्रोफेरेड अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी। ये मेडिकल वालों को डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि 1 मार्क्स में पूछी गई है। एक बार जब निकालने को पूछी गई थी कि प्रूफ करके निकालो पूरा, तो 2 नंबर में पूछी गई थी, अदरवाइज ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। और वैसे याद होना चाहिए, बताएं इसमें क्या होता है, जो बहुत अच्छे लेवल के स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हें ये डेटा याद नहीं रहता, वो मजबूर हो जाते बेचारे, भूल जाते हैं। डेटा याद रखता है जनरली मेडिकल वाले स्टूडेंट, उन्हें याद रहता है कि वो क्या डेटा है उसमें और क्या मतलब हमें याद रखना है। तो ये जो C है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ है, और कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ की वैल्यू 712 माइक्रोफेरेड होती है। इतने माइक्रोफेरेड की अर्थ है हमारी, देख रहे हो, माइक्रोफेरेड मतलब बहुत ही कम कैपेसिटी है अर्थ की भी। अर्थ की भी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो देख पा रहे हो कि 712 माइक्रोफेरेड है ओनली। तो आप देख सकते हो, तो अर्थ की कैपेसिटी आ गई 712 माइक्रोफेरेड। एक बार और क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ कैन यू से दैट 1 फेरेड इज वेरी लार्ज यूनिट। आप देख रहे हो इतनी बड़ी अर्थ है लेकिन उसकी माइक्रोफेरेड में बहुत कम है। ये 1 फेरेड से भी बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत ज्यादा, सोचो बहुत कम वैल्यू है ना। तो क्वेश्चन पूछा था व्हाई 1 फेरेड इज अ लार्ज, why 1 farad is a large value of capacitance। ठीक है, ये प्रूफ करके बताओ कि क्यों इसको लार्ज वैल्यू लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बताना है मेरे को 1 फेरेड इतनी लार्ज वैल्यू क्यों है। कारण है 1 फेरेड हो गई कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 फेरेड है। अब हमें चेक करना है कि ये अभी लार्ज है या नहीं है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, C equivalent is what, 4 pi epsilon नॉट R। अब C की वैल्यू यहां रख दो 1 फेरेड, 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R,
तो R की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ मीटर। इसका मतलब R की वैल्यू हो जाएगी 90 लाख किलोमीटर। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू होगी ये। ठीक है, तो ये 90 लाख किलोमीटर डिस्टेंस की वैल्यू है ये, और इसलिए जो कंडक्टर की रेडियस होगी सर आपका माइक म्यूट है। हाँ, तो इस ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी कैपेसिटेंस पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बड़ी कैपेसिटेंस है जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि 1 फैरेड कैपेसिटी किसी कंडक्टर की हो, क्योंकि इतनी बड़ी कैपेसिटी वाला कंडक्टर अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है, कि अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है और इसकी है 90 लाख किलोमीटर, तो कैसे पॉसिबल है ना। तो इस वजह से इस टाइप का कंडक्टर कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हाँ बेटा, तो क्लास है आज? अच्छा 8-10 वाली। Yes. हाँ